नमस्ते बच्चों, मैं दीपा जैन आप सभी की हिंदी शिक्षिका आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कक्षा 7 का पाठ 2 लेकर, जिसका शीर्षक है दादी माँ। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। पाठ शुरू करने से पहले हम शिव प्रसाद सिंह जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। शिव प्रसाद सिंह का पूरा नाम डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह था। इनका जन्म 19 अगस्त 1928 को जलालपुर गाँव, बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भारत में ही अपना कर्म करते रहे। ये अध्यापक और साहित्यकार थे। इनकी मुख्य रचनाएं नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, नन्नो, एक यात्रा, सतह के नीचे, राग गुजरी, मुर्दा सराय, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, सैलूश आदि हैं। इन्होंने अनेक विधाओं में अपनी रचनाएं की, जैसे उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना। इन्होंने अपनी रचनाएं मूलतः हिंदी भाषा में लिखी। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापक रहे। इन्होंने अपनी शिक्षा एमए और पीएचडी करके पूर्ण की। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सन 1990 में सम्मानित किया गया और इनका निधन 28 सितंबर 2008 को हो गया। दादी माँ शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई संस्मरण विधा पर आधारित है। अब आप सोचेंगे संस्मरण क्या होता है। जिस तरह आपके इंग्लिश में प्रोज, पोइट्री, स्टोरी, लेटर, ऐसे इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसी तरह से हिंदी में गद्य की अलग अलग विधाएं होती हैं, जिसे हम संस्मरण, कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि के नाम से जानते हैं। लेखक ने अपने बचपन की यादों को इस विधा में संजोया है और हमारे सामने अपने बचपन की यादें और अपनी दादी की कुछ अविस्मरणीय यादों को प्रस्तुत किया है। हम सभी के घर में दादा दादी, नाना नानी हमारे लिए कुछ खास होते हैं। विशेषकर छोटे बच्चों को विशेष स्नेह होता है अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से। हम कभी भी कोई गलती करते हैं और हमारे घर में यदि हमारे दादा दादी या नाना नानी होते हैं तो वे हमें हमेशा उस गलती के लिए सज़ा मिलने से बचा लेते हैं। लेखक की भी यही यादें हैं जो उसे बार बार याद आ रही हैं। वास्तव में लेखक अब बड़ा हो चुका था और उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे अपनी दादी माँ की मृत्यु की सूचना मिलती है और पत्र पढ़ते पढ़ते वह अपने बचपन की यादों में चला जाता है और वहाँ वह अपनी दादी माँ के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। पाठ में आगे जाने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अनमना अर्थात खिन, सिवान अर्थात गांव की सीमावर्ती भूमि, अगहन भारतीय महीना जिसे मार्गशीर्ष के नाम से जानते हैं, चिवड़ा उबाल कर और कूट कर सुखाया हुआ एक चावल होता है, लाई धान व बाजरा को भूनकर बनाया गया खाद्य पदार्थ, क्वार आश्विन का महीना, सद्य अभी अभी, विषुचिका छूत की बीमारी या हैजा, तिताई तीखापन, कारपरोजन पारिवारिक उत्सव का कार्य, निक्सार निकलने का रास्ता, निस्तार विवाह या पीले हाथ, विवल अशांत, दालान बरामदा, वात्या चक्र हवा का बवंडर, टट्टी लकड़ी व घास से बनी एक पर्दा, सरसाम कपकपी देने वाला बुखार, अफसोस दुख ज्वर बुखार, बरबस ना चाहते हुए, विलंब देरी, भंडाफोड़ भेद खुलना, आंचल पल्लू का छोर, गिलाफ कवर, मोथा साई, गेहूर, बन प्याज विशेष प्रकार की घासें, शुभचिंतक भला चाहने वाला, प्रतिकूलता विपरीतता, सन रुई, वात्या चक्र तूफान, मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता का नाटक करने वाले। शब्दार्थ जानने के बाद अब हमें भारतीय महीनों को जानना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस पाठ में भारतीय महीनों का बार बार जिक्र हुआ है। भारतीय महीने मार्च से शुरू होते हैं। सबसे पहले चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन आते हैं। आश्विन को क्वार भी कहते हैं और ज्येष्ठ को जेठ भी कहते हैं। ये महीने इंग्लिश में चैत्र मार्च से अप्रैल में आता है, वैशाख अप्रैल से मई में आता है,
ज्येष्ठ मई से जून, आषाढ़ जून से जुलाई, सावन जुलाई से अगस्त, भाद्रपद अगस्त से सितंबर, आश्विन सितंबर से अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर से नवंबर, मार्गशीर्ष नवंबर से दिसंबर, पौष दिसंबर से जनवरी, माघ जनवरी से फरवरी और फाल्गुन फरवरी से मार्च। तो ये भारतीय महीने भारतीय कैलेंडर के हिसाब से हमें आने चाहिए, क्योंकि हम एक भारतीय हैं। आइए अब हम अपने पाठ का सार जान लेते हैं। ये कहानी शिव प्रसाद सिंह की है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। उन्होंने अब तक अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे हैं। लेखक अपने पुराने संस्मरण को याद करते हुए अपनी पुरानी बीती यादों में जाकर सोचता है कि आज के ज़माने के लोग कितने स्वार्थी हैं। वो मुंह में इनाम बगल में छुरी बनकर बैठते हैं। वे लेखक के मुंह पर उसकी प्रशंसा करते हैं और लेखक के पीठ पीछे उसको कमज़ोर बताते हैं, जरा सी कठिनाई से घबराने वाला बताते हैं। तब में लेखक को जब भी थोड़ी सी परेशानी होती, उसके सामने स्वच्छ शीतल छाया के समान उसकी दादी माँ की तस्वीर उभर आती। वह अपनी बचपन की यादों में जाता है और सोचता है कि क्वार यानी कि आश्विन महीने के दिन आ गए हैं, जिसमें बारिश का पानी जगह जगह भर जाता है। लेखक को इस बरसात के दिनों में गंध भरे जल में कूदना बहुत अच्छा लगता था, जिससे कई बार उसे बुखार आ जाता था। इसकी तुलना उसने आषाढ़ में आम और जामुन से की है। लेखक कहता है भले ही आषाढ़ के महीने में उसे आम और जामुन ना मिले तो कोई बात नहीं, अगहन के महीने में उसे चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो उसको कोई दुख नहीं होगा, चैत के महीने में उसको लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो उसको अफसोस नहीं होगा, लेकिन यदि बारिश के मौसम में वो बारिश के पानी में गंधपूर्ण झाग भरे पानी में नहीं कूदेगा तो उसको बहुत अफसोस होगा, भले ही इसके कारण उसको बुखार क्यों ना आ जाए। क्योंकि वो लेखक को ये बुखार भी अच्छा लगता था, क्योंकि इस बुखार में उसकी दादी माँ उसके पास आकर बैठती, उस बार बार उसका हाथ और पेट छू कर देखती, उसका माथा छू कर देखती और उसकी देखभाल करती थी। लेकिन इस बार जो उसको बुखार चढ़ा था तो वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उसने रज़ाई पर रज़ाई ओढ़ी, लेकिन उसका बुखार नहीं उतरा कब? रात को 12 बजे जाकर। दिन में वो पूरे दिन चादर लपेट के सोता रहा। दादी माँ नहा कर आई और उन्होंने अपनी, जैसे पुराने लोग होते हैं, दादी होती हैं, वो क्या करती हैं, किसी भी मंदिर में जाकर वहाँ से पंडित जी से कहती है, पंडित जी थोड़ी सी भभूत दे दो, मेरा बेटा बीमार है, मैं उसको भभूत लगा दूँगी तो शायद वो ठीक हो जाए। तो लेखक की दादी माँ भी कि कहीं से किसी ऐसी एक शक्ति वाली भभूत लेकर उसके पास आई और अपनी धोती की किनारी खोली और उसमें से थोड़ी सी भभूत लेकर लेखक के मुँह में डाल दी और उसके माथे पर लगा दी। वो सोचती थी इस भभूत से उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो घर की बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं, चाहे वो दादी हो, नानी हो, क्या करती हैं कि अपना महत्व दिखाने के लिए बार बार अपने से छोटों पर, अपनी बहू पर, अपनी बेटियों पर चिल्लाती रहती हैं। अब जब लेखक बीमार होता था तो अपनी अहमियत दिखाने के लिए बार बार ज्वर का अनुमान करती और ये देखती कि हांडी में पानी आया है कि नहीं, पीपल की छाल से उसको छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल कम तो नहीं रह गई, और अगर कम हो जाती तो वो घर को सर पर उठा लेती थी। जो लेखक की दादी माँ थी उनको आसपास के गाँव की 50 किस्मों की दवाओं के नाम याद थे। आपने भी देखा होगा, जो पहले के ज़माने की बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं, दादी नानी जो भी हैं, उनको क्या होता है, हर तरह की बीमारी का अंदाज़ा हो जाता है कि इसको ये बीमारी हो गई, उसको वो बीमारी हो गई। और भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया, इनको वो ऐसे अनुमान विश्वास के साथ बताती थी कि जैसे वही डॉक्टर हैं और उनको किसी चीज़ के टेस्ट की, किसी भी चीज़ के प्रयोग की ज़रूरत नहीं है। बिना कुछ बस सूंघ के, देख के, छू कर ये बता देती थी कि इस आदमी को ये बीमारी है, इस बच्चे को ये परेशानी है। और कई बार तो जब कुछ समझ नहीं आता था तो वो ये कह देती थी इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। और जब छूत की बीमारी होती है, जैसे आप जिसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़, जो
क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। जैसे कि आजकल कोरोना जो है आजकल एक दूसरे के, कोरोना भी एक ऐसी ही महामारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाती है। और इस महामारी ने तो हमें अपने घरों में बंद रहने पर मजबूर कर दिया है। तो ये तो आज की बात है, लेकिन लेखक ये पुरानी बातें कर रहा है कि लेखक की दादी इस तरह की महामारी के दिनों में घर में बहुत स्वच्छता का ख्याल रखती थी। उनको कहीं भी कोई गंदगी पसंद नहीं थी, हर जगह साफ़ सफाई उनको पसंद थी। कहीं भी ज़रा सी गंदगी नज़र आती थी तो वो घर को सर पर उठा लेती थी। लेकिन आज के टाइम में जब लेखक बड़ा हो चुका है और गांव से दूर जा चुका है, और यदि वो बीमार पड़ता है तो डॉक्टर आके नाड़ी देख लेता है, उसका जो रसोइया है वो आकर उसको मूंग की दाल की खिचड़ी बना कर दे देता है, चाहे वो अच्छी बने चाहे वो बुरी बने। और उसके नौकर उसको पानी दे जाते हैं, और जो इतनी सारी दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं उस बंद शीशी में जो उनको सिरप देते हैं, उनके डर से बुखार स्वयं ही भाग जाता है। और ऐसे बुखार को लाने का लेखक का मन भी नहीं करता, जबकि पहले जो बुखार आता था जिसमें उसकी दादी माँ उसकी देखभाल करती थी, वो बुखार वो लेखक चाहता था उसको बार बार आए। पुरानी यादें आती हैं तो लगातार एक ही याद तो आती नहीं, कभी हम किसी याद की तरफ चले जाते हैं, कभी हम किसी याद की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे ही लेखक को एक दूसरा प्रसंग याद आता है। वो प्रसंग था उनके किशन भैया की शादी का प्रसंग। किशन भैया की शादी थी। अब आपको पता है, जब घर में पोता पोती की शादी होती है तो दादियों की जो उत्साह होता है, जो उमंग होती है, वो एक अलग ही सीमा पर होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, और इस खुशी की वजह से वो अपना महत्व पूरे परिवार को बताने के लिए बेचैन रहती हैं। मान लो मोहल्ले पड़ोस की कोई औरत आ जाए और वो दादी माँ को आवाज़ लगाए तो वो जानबूझकर देर से आती हैं और कहती हैं, क्या करूँ, देर हो ही गई, मेरे बिना कोई काम होता ही नहीं यहाँ पर। और विलम्ब से आने का कारण ये बताती थी कि सारा काम वही करती है। वास्तव में वो करती कुछ नहीं होती, वो सिर्फ उसको उसकी देख रेख करती है कार्य की, लेकिन वो अपना महत्व बताने के लिए ये जताती हैं कि घर का सारा काम उनके बगैर होता ही नहीं है। इसी तरह का एक प्रसंग लेखक को और याद आता है कि एक शाम को वो खड़ा था और उसने देखा कि दादी माँ किसी पर बिगड़ रही हैं और डांट रही हैं उसको। वो रामी की चाची थी जिनका नाम था धन्नू। दादी माँ उस पर बिगड़ कर कह रही थी, सोना होगा धन्नू, रुपए मैं सूद के आज ही दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करनी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। असल में रामी की चाची ने पहले के पैसे वापस नहीं किए थे, दोबारा पैसे मांगने आ गई थी। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद वह सब कुछ दे देगी। लेखक ने दादी को पैसे देने के लिए कहा, परंतु उस समय दादी ने उसे डांटा और उसको चलता कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब लेखक गांव की गली में टहल रहा था और उसे धन्नो चाची फिर से मिली, तो धन्नो चाची उसकी दादी को दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद दे रही थी, जिसका मतलब होता है कि आपके पास इतनी धन संपत्ति हो कि आप दूध से नहाए और आप अपने पोता पोतियों को फूलते फलते हुए देखें। तो ये लेखक ने उससे पूछा कि परसों तो दादी माँ आपको डांट रही थी, फिर आप उनको ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रही हो। तब धन्नो चाची ने बताया कि बेटा, तुम्हारे सामने भले ही उन्होंने डांटा था, लेकिन वो मेरे पास आई थी, 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी बेटी, 5-10 रुपये के लिए जग हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। अर्थात वो कह रही थी कि जिस लड़के से उनकी लड़की की शादी हो रही है वो बहुत अच्छा है। और पैसे देने के बाद अमीर लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा अपना महत्व दिखाने के लिए थोड़ा सा रोब झाड़ते ही हैं, इसीलिए दादी माँ ने भी मुझ पर अपना रोब झाड़ा। अगले प्रसंग में लेखक ने किशन भैया की शादी की याद फिर से आई। लेखक के किशन भैया की शादी थी, लेखक को बुखार आ रहा था, इसलिए वो बारात में नहीं जा सका। दादी माँ ने लेखक को उसके पास ही चारपाई पर सुला दिया। घर में औरतें विवाह की रात को अभिनय करती हैं, तरह तरह के रूप बदल कर, घर में जितने भी सदस्य होते हैं उनका रूप लेकर एक तरह का नाटक प्रस्तुत करती हैं। उसके मामा का लड़का राघव, वो बारात में टाइम से ना पहुंचने के कारण वो भी वहीं पर रुक गया। औरतों ने ऐतराज़ किया कि इस समय यहाँ लड़के का काम नहीं है, तो दादी माँ ने ये कहा कि छोटे लड़के
और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता, तो इसको यहाँ रहने दो। दादी माँ ने ये सब कहकर उन औरतों को चुप कर दिया और उसी की चारपाई पर लेखक को भी लेटा दिया। लेखक उन सब के नाटक को देख रहा था कि किस तरह से विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक का सारा दृश्य उनके अभिनय में दर्शाया जाता है। लेखक से वो दृश्य देखकर अपनी हंसी रोकी नहीं गई और उसका भंडा फूट गया कि वो चारपाई पर उस लड़के के साथ छुपकर सो रहा है। तब वहाँ पर जो देबू की माँ थी, उन्होंने उसको पकड़ लिया और दादी माँ से उसके लिए कहने लगी कि इतना छोटा बच्चा है ये, तो क्या इसको दूध पिला दें हम। तो दादी माँ ने चिढ़कर कहा कि इस बच्चे से क्यों लगती है, और कहकर इस बात को ख़त्म कर दिया। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादा की अचानक मृत्यु के बाद वो उदास रहने लगी थी। उनकी मृत्यु पर पिताजी ने दादी माँ के बहुत मना करने पर भी बहुत सारी संपत्ति खर्च कर दी थी। सिर्फ दिखावे की वजह से उन्होंने बहुत सारी संपत्ति व्यय कर दी, जो संपत्ति उनकी थी भी नहीं। कुछ लोग जो उनके पास कुछ सामान गिरवी रख के जाते थे, वो संपत्ति भी उन्होंने अब दादाजी के श्राद्ध पर खर्च कर दी। कुछ लोग अपने आप को दादी माँ का शुभचिंतक बताते थे। इन्हीं शुभचिंतकों के कारण घर की स्थिति और बिगड़ गई थी। दादी माँ के मना करने पर भी जब पिताजी ने सारा पैसा श्राद्ध पर खर्च कर दिया तो घर में आर्थिक तंगी आ गई, जिसके कारण जो लेखक के पिताजी थे उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई और वह दूसरे लोगों का मुंह देखने लगे हर किसी कार्य के लिए। एक शाम उसके पिताजी और उनके भाई एक चारपाई पर बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। लेखक ने देखा कि दादी माँ अंदर गई और अंदर अपने संदूक में से एक चमकती हुई चीज़ लेकर बाहर आई और लेखक के पिता से बोली कि अभी मैं हूँ। तेरे दादाजी ने मुझे ये कंगन इसी दिन के लिए पहनाया था। रोती हुई बोली और उन्होंने कहा ये उनकी वंश की आखिरी निशानी है, लेकिन तू इसे ले जा और इसे ले जाकर अपने आर्थिक और इन्हें ले जाकर अपनी परेशानी को दूर कर ले। सचमुच लेखक की दादी स्नेह, ममता, त्याग की मूर्ति थी। ये सब संस्मरण करते करते लेखक की दादी की छाया उनकी आंखों से हटने लगी, क्योंकि लेखक की जो खिड़की थी, खिड़की पर एक कौवा आके काँव काँव कर रहा था, जिसके कारण उसकी जो यादों में वो खोया हुआ था, एकदम वो यादें ख़त्म हो गई। और लेखक के हाथ में एक पत्र था, जिस पत्र को वो पढ़ रहा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि उसकी दादी माँ अब नहीं रही। लेखक बार बार ये सोच रहा था, बार बार ये कल्पना कर रहा था, क्या सचमुच उसकी दादी नहीं रही। जब किसी को किसी की मृत्यु की खबर मिलती है और वो पत्र के द्वारा मिलती है, तब कई बार उसे उस पत्र को पढ़ते पढ़ते ही पुरानी कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं। लेखक शिव प्रसाद सिंह जी को भी इसी तरह की कुछ धुंधली यादें आई, जिन्हें उन्होंने इस संस्मरण में संजोकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। इस पाठ के जरिए लेखक यही संदेश देना चाहते हैं कि बड़ों का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व होता है।